अस्सलाम वालेकुम। मिशन अंसारी नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। कल्बे वफा की किस्त नंबर 9 आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन इस किस्त पर ढेर से लाइक्स, कमेंट और व्यूज़ चाहिए जब भी अगली किस्त अपलोड की जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये किस्त बहुत पसंद आएगी, और अगर आप पूरा नावल ऐसे ही एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मैं इन तमाम लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा नावल यूट्यूब और फेसबुक से पढ़ रहे हैं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ढेर सारे नावल्स ला सकूं। नावल पर जितना अच्छा रिस्पांस आता जाएगा मैं उतनी ही जल्द किस्त दिया करूँगी। इस नावल की पिछली किस्तें आपको हमारे चैनल की ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मेरे नावल्स किसी भी यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट पर डालना सख्ती से मना है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ मैं कानूनी चाराजोई करने का हक रखती हूँ। कल्बे वफा एपिसोड नंबर 8। वो दोनों इर्द गिर्द की बातें करते, हंसते मुस्कुराते धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते अभी ऊपर फ्लोर पर पहुँचे ही थे जब किसी की ज़ोरदार चीखने की आवाज़ उन दोनों की समाज से टकराई। दोनों के कदम वहीं दरवाजे पर रुक गए थे, जबकि शाम ना समझी से अलीज़े की तरफ देखने लगा। रुतबा अंदर से आती आवाज़ सुनकर अलीज़े शाम का बाजू छोड़कर रुतबा का नाम पुकारती हड़बड़ा के अंदर की तरफ भागी थी, जबकि वो तो अलीज़े के मुंह से निकलने वाला नाम सुनकर उसके सहर में ही जकड़ के रह गया था। अंदर से आती चीख पुकार की आवाज़ सुनकर उसका सहर टूटा तो वो फिक्रमंद होता अंदर की तरफ भागा था। वो किचन की तरफ आया तो देखा सब किचन में जमा थे, जबकि रुतबा बेहोश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके दुपट्टे में चूल्हे से आग लग गई थी जो बुझ तो गई थी, लेकिन शायद खौफ की वजह से रुतबा बेहोश हो गई थी। मेहरमा ने ज़मीन पर बैठकर रुतबा का सर अपनी गोद में रखा और उसका गाल थपथपाने लगी। क्या हुआ, उसे चोट लगी है क्या? वो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ा और मेहरमा की गोद में लेटी रुतबा के पास घुटनों के बल बैठकर उसका जायज़ा लेने लगा, जबकि किचन में मौजूद महताब बेगम, शबनम और मेहरमा शाम को सामने देखकर हक्का बक्का रह गई थीं। अरे शाम, तुम कब आए? मेहरमा तो एक पल के लिए रुककर सामने बैठे उस हसीन मर्द के चेहरे को देख रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी अलग ही झलक रही थी। मेहरमा की बात सुन उसने अपने लफ्ज़ों को तरतीब दी और बोलने के लिए लब वाह किए, वरना परेशानी की वजह से उसके लफ्ज़ मुंह में ही दम तोड़ रहे थे। मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, आप प्लीज़ रुतबा पर पानी का छिड़काव करें ताकि ये होश में आए। उसने जल्दी से मेहरमा को जवाब दिया और उसके साथ ही तजवीज़ भी पेश की, जिसे सुनकर अलीज़े ने आगे बढ़कर पानी का जग उठाया और मेहरमा के पास आके बैठ गई। मेहरमा ने हाथ में पानी लेकर पानी उसके चेहरे पर छिड़का तो वो होश में आती उठ बैठी, लेकिन उठते ही सामने बैठे लड़के को देख वह हैरतज़दा रह गई। ये कौन है? उसने गर्दन मोड़कर मेहरमा को देखा और तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। रुतबा को होश में आता देख घुटनों के बल बैठा हुआ शाम सरअस से उठकर सीधा खड़ा हो गया था। शाम, मेरा बच्चा। मेहरमा को जवाब देती उससे पहले ही महताब बेगम शाम का नाम पुकारती उसकी तरफ लपकी थी। वो भी महताब बेगम को देख मुस्कुराने लगा और फिर आगे बढ़कर उन्हें कुछ से लगाए खड़ा हो गया। कैसी हैं दादो? वो उनकी पेशानी पर लब रखता इस्तफसार करने लगा तो वहाँ खड़े तमाम लोगों की आंखें उसे देखकर नम हो गईं। सिर्फ रुतबा ही थी जो हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो भले ही इतने सालों से अपनी फैमिली से दूर था, लेकिन रिश्तों का एहतराम करना उसे अच्छे से आता था। मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, तुम बताओ कैसे हो? याद नहीं आती थी हमारी? महताब बेगम ने अपना चश्मा उतार कर अंगूठे से आंखों के किनारे साफ किए और जज्बाती होते पूछने लगी, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया क्योंकि जवाब तो उसके पास कोई नहीं था। उसका रुख तो महताब बेगम की तरफ था, लेकिन दिल सामने बैठे वजूद के लिए तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी, गंदुमी रंगत की हामिलपुर कशिश लड़की। आप कैसी हैं बड़ी मामा, और बाकी सब कहाँ हैं? उसने अब बालों को हाथ की मदद से सेट किया और मेहरमा की जानिब रुख करता पूछने लगा। रुतबा की नज़रों की तपिश उसे मुसलसल अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं भी ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आती थी हमें। तुम्हारे बड़े पापा और माहिर ऑफिस गए हुए हैं, जबकि दोनों बड़े दादा तुम्हारे परदादा की कब्र पर गए हुए हैं। हमने आज कुरान खाने का एहतमाम किया था, तो इसीलिए रुतबा किचन में काम कर रही थी और उसके दुपट्टे में आग लग गई। मेहरमा ने उसे तफसील से सारी बात बताई तो उसने सर को इस बात में हिलाया और चोर नज़रों से रुतबा को देखा, जो खुले हुए शॉर्ट हेयर में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके दुपट्टे का किनारा जल गया था, मगर फिर भी आधा दुपट्टा उसके सर पर मौजूद था।
वो हल्के आसमानी रंग का फ्रॉक पजामा पहनी हुई थी। ये देख उसे दिल से खुशी हुई थी कि ज़माने के साथ साथ रुतबा मॉडर्न नहीं हुई थी, वो दूसरी लड़कियों से अक्सर मुख्तलिफ थे। अलीज़े, अलीज़े। ग्राउंड फ्लोर से आती मर्दाना भारी आवाज़ सुन शाम ने बाहुएं उचका अलीज़े को देखा तो उसका भाइयों वाला स्टाइल देख सब दबी दबी हंसी हंसने लगे, जबकि अलीज़े उसकी सवालिया नज़रों का जवाब दिए बगैर मुस्कुरा के उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ गई। ये कौन तुम्हें इतने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बातें लगा रहा है? कहीं तुमने शादी वगैरह तो नहीं कर ली अलीज़े? उसके साथ सीढ़ियों की तरफ जाते हुए उसने मसनूई खपकी से अपनी नाजुक सी दिखने वाली बहन से पूछा था, जो उसको घसीटते नीचे लेकर जा रही थी। नहीं, मैं अपने भाई की गैर मौजूदगी में कैसे शादी कर सकती हूँ? और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, वरना मम्मा पापा का बस न चले तो मुझे कल ही रुखसत कर दें। वो अपनी रूह में फूलती सीढ़ियाँ पलांगने लगी तो वो कुछ सोचते हुए उससे मुखातिब हुआ। अलबत्ता नीचे से कोई मुसलसल अलीज़े को पुकार रहा था, जिसे शाम ने साफ नज़रअंदाज कर दिया था। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना अलीज़े, बादशाह की बेटी को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। फिर तुम तो एक आम इंसान की बेटी हो। कोई भी औरत इस जालिम समाज में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने उसका शौहर बनाया है। माशाल्लाह से तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, किसी की मोहताज नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सारी ज़िंदगी तन्हाई गुजार दो। और कामयाब होने का मकसद तो बिल्कुल ये नहीं होता कि इंसान रिश्ते बनाना ही छोड़ दे। शाम सीढ़ियों पर ही रुक कर संजीदगी से उसे समझाने लगा। शाम की बात सुनकर अलीज़े भी वहीं रुक गई थी और मुड़कर उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कुछ कहना चाह रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। चंद सानियों बाद अलीज़े ने मुख्तसर से जवाब दिया और गर्दन झुका ली, जिसका मतलब समझते शाम तशवीश से उसके चेहरे के उड़े रंगों को देखने लगा। किसी को पसंद करती हो? उसने इधर उधर से बात करने के बजाय सीधा पूछना मुनासिब समझा था। शाम की बात पर अलीज़े ने चौंक कर उसे देखा और दोनों लब बीच जज्बात में सर हिला दिया। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं अलीज़े, मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो गैरत के नाम पर बहनों को कत्ल कर देते हैं। और बाबा भी लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि इनकी भी लव मैरिज हुई थी। वो उसके चेहरे के उतरते चढ़ते रंगों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए संजीदगी से उसे समझाने लगा। मगर उसकी बात सुनकर अलीज़ा रिलैक्स होने के बजाय मज़ीद घबरा गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं जिसको पसंद करती हूँ वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं। अलीज़ा ने दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाते कहा तो शाम को अपनी बहन पर बेतहाशा प्यार आया। नीचे से आती आवाज़ें बुलंद हो गई थीं और अब एक मर्द की आवाज़ के साथ रुझाने की आवाज़ भी आ रही थी। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी नीचे चलते हैं। उसने प्यार से अलीज़े के सर पर हाथ रखा और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसके पीछे अलीज़ा भी सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई थी। यार, कहाँ हो तुम लोग? कब से आवाज़ें दे रहे हैं? वो जैसे ही नीचे उतरा तो सामने कुछ शक्ल दो नौजवानों को देख हैरान हो गया, जो हाथों में फूलों के हार लिए खड़े थे। वो उन दोनों चेहरों को पहचान चुका था, क्योंकि उसने इर्तिज़ा की प्रोफाइल पर से अल्तमश, इर्तिज़ा और माहिर की तस्वीरें देखी हुई थी। हमें जैसी रुशाना आंटी ने बताया कि तू वापस आ गया, तो हम सब काम छोड़ छाड़ कर तेरे पास चले कि आखिर हमारी ज़िंदगी में किसी अच्छे कदमों वाले की एंट्री तो हुई। वरना जिस तरह की ज़िंदगी जा रही है ना, मैंने खुद तेरे पास ऑस्ट्रेलिया आने का सोच लिया था। इर्तिज़ा शरारत से कहते आगे बढ़ा और उसके गले में फूलों का हार डाल दिया। इर्तिज़ा की देखा देखी अल्तमश ने भी अपने हाथों में पकड़ा फूलों का हार उसके गले में डाल दिया था। अपना इतना खूबसूरत इस्तकबाल देख वो हैरान रह गया। अरे शाम साहब, आपने आने से पहले क्यों नहीं बताया? वरना हम यहाँ यानी मैन गेट पर लोगों को खड़ा करते और उनके हाथों में फूलों से भरी थालें देते, जो आपकी आमद पर लोग आप पर निछावर करते। लेकिन आपको पता नहीं होता, और हमने उन फूलों में पत्थर भी छुपाए हुए होते, जो आपके सर पर लगते तो आपकी अकल ठिकाने आ जाती। उसके पाकिस्तान आने के बाद इर्तिज़ा पहला बंदा था जो उसे तंज का निशाना बनाता उसकी खबर ले रहा था। वरना वो जब से आया था सबका बेइंतहा प्यार ही उस पर निछावर हो रहा था। लेकिन इर्तिज़ा भी तो उसी का बेस्ट फ्रेंड था। ज़िंदगी में इन 20 सालों के फासले से उसकी दोस्ती में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। उसका बेस्ट फ्रेंड बचपन में शाम था और आज भी शाम ही इस ओहदे पर फाइज था। बात नहीं करी हो मुझसे, एक बार तो मुझे बताता, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाता। लेकिन नहीं यार, तूने तो कभी मुझे दोस्त माना नहीं ना। इस बार सख्त खफगी का मुजाहरा करते इर्तिज़ा उसे खरी खरी सुनाता मुँह बसोर कर बाहर के रास्ते चला गया था।
जबकि वो अभी तक साथ खड़ा इन लम्हों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था जो उसे महसूस नहीं हो रहे थे। वेलकम टू पाकिस्तान। इर्तिज़ा सादत विला से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। अल्तमश ने आगे बढ़कर शाम को खुशामदीद कहा और इससे बगलगीर हुआ। बदले में शाम ने भी खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा करते उसका शुक्रिया किया और आंखों के भीगते किनारे साफ़ करने लगा। तो बहुत चेंज हो गया है शाम। अल्तमश ने उसे आंसू साफ़ करते देखा तो धीरे से गोया हुआ। वो शाम जो कभी बचपन में नहीं रोया था वो आज लंबा चौड़ा मर्द होकर रो रहा था। ज़िंदगी सबको बदल देती है मेरे भाई, वैसे बदल तो तू भी गया। बचपन में जितना पोंगा और चूसे हुए आम की गुठली जैसा था उतना ही खुशशक्ल और डिसेंट हो गया। लेकिन वक्त और इर्तिज़ा साहब का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज भी जनाब के वही नखरे हैं, वही अदाएँ हैं। वो शरारती लहजे में अल्तमश से बात करता, आवाज़ बुलंद हंसा और गले में से फूलों का हार उतार के बराबर में रखी मेज़ पर रख दिए। वो आज खुद ही हैरान था। इतने सालों से खुद पर चढ़ाया हुआ संजीदगी का कोल जैसे उतर गया था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो शाम है जो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल खामोश और संजीदा रहता था, बल्कि यहाँ आके वो बचपन वाला शाम ही खुद को महसूस कर रहा था। इर्तिज़ा तुझे बहुत याद करता था यार, और जब उसे पता चला तू पाकिस्तान आ गया तो वाकई में वो अपना सब ज़रूरी काम छोड़कर तुझसे मिलने आ गया था। और तूने नीचे आने में ही इतनी देर लगा दी जिस पर उसकी अच्छी खासी हट गई। अल्तमश ताज्जुब से सर चटक कर सोफ़े पर जा बैठा था, जहाँ दूसरे सोफ़े पर अलीज़ा बैठी उन्हीं को देख रही थी। अलीज़ा के करीब बैठकर अल्तमश का सारा अफसोस उड़न छू हो गया था और उसे अपने इर्द गिर्द रोमांटिक धुन बजती सुनाई थी। बचपन में तो वो मजाक में अलीज़ा के लिए पसंदीदगी का इजहार करता था, लेकिन जब से उसने होश संभाले थे तब से अलीज़ा के अलावा किसी और को नहीं देख पाया था। अजीब बात थी, बचपन में हर बात पर अलीज़ा करने वाला अल्तमश जवान होकर अलीज़ा का नाम भी होठों पर नहीं लाता था कि लोगों को उसकी खामोश मोहब्बत के बारे में पता न चल जाए। अलीज़ा किसी और को पसंद करती थी, इस बात से अल्तमश नावाकिफ़ था, वरना तो उसका मासूम और बेदर्द से दिल बुरी तरह से टूट चुका होता। अलीज़ा, बाबा की गाड़ी की चाबी कहाँ है? अल्तमश की बात पर वो शर्मिंदा होता अलीज़ा के पास आया और गाड़ी के मुताल्लिक़ पूछने लगा। अलीज़ा ने उसकी बात सुनकर सामने दीवार की जानिब इशारा किया, जहाँ पर घर की सारी चाबियाँ लटकी हुई थी। दूसरे नंबर वाली चाबी बाबा की है और बाहर ब्लैक कलर की जो कार खड़ी है वही बाबा की है। अलीज़ा की बात सुनकर सामने दीवार के पास जाके दूसरे नंबर वाली चाबी उठाई और अल्तमश को बाहर आने का इशारा करके खुद भी तेज़ी से चलता हुआ घर की हुदूद से वॉकआउट कर गया। ड्राइविंग तो उसने कब की सीखी हुई थी, लेकिन अपने मुल्क में और अपने बाप की गाड़ी को चलाने में जो मज़ा था वो गैर मुल्क में रहकर कहाँ था। अबे शाम, आहिस्ते चला, तू मुझे मेरे घर नहीं हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करके आया है। सिया लैंड क्रूज़र हवाओं से बातें करती इर्तिज़ा के घर की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शाम तो नॉर्मल दिखाई दे रहा था, मगर उसके बराबर में बैठे अल्तमश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। खौफ के मारे उसका चेहरा सुरख अनार हो रहा था। यार, मुझे लगा था तू बहादुर हो गया, लेकिन तू अभी भी वैसी का वैसी बुज़दिल ही है। अल्तमश की बात पर शाम ने शरारत से कहका लगाया और गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी, जिसकी वजह से अल्तमश को अपने किए हुए गुनाह याद आने लगे। वो एक एक गुनाह को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। अबे तू मुझे मार देगा तो अलीज़ा का क्या होगा? चंद सानियों बाद सामने से आते ट्रक को देख अल्तमश आंखों पर हाथ रखते बेसाख्ता चिल्लाया तो उसकी बात सुन शाम ठटक गया। उसने सोचों के जाल में जकड़ते हुए गाड़ी को टर्न किया तो गाड़ी ट्रक से तो बच गई, लेकिन सामने से आती कार में जा घुसी। तसादुम इतना ज़बरदस्त था कि दोनों ही गाड़ियाँ झटके से रुक गईं और फिज़ा में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजती सुनाई थी। शुक्र है इर्तिज़ा की गाड़ी से ही टक्कर हुई है, वरना कोई और होता तो अच्छा मना मुर्दा बना देता। अल्तमश ने सामने खड़ी गाड़ी को देख एक गहरा सांस फिज़ा में खारिज किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि शाम अभी तक उसकी थोड़ी देर पहले वाली बात में ही अटका हुआ था। तो क्या वो लड़का अल्तमश था जिसकी अली से बात कर रही थी और जिसको अली से पसंद करती है? अल्तमश की गाड़ी से निकलने पर उसने बाद में ये मामला सुलझाने का सोचा और अब ये इर्तिज़ा को मनाने की गर्ज से वो गाड़ी से बाहर निकल आया, लेकिन अल्तमश और अलीज़ा के लिए वो दिल से ही बहुत खुश था। उसकी बहन को अल्तमश जैसा सादा और भोला हमसफ़र मिल गया था। इससे बढ़कर खुशनसीबी वाली बात उसके लिए क्या होती।
वो फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी से बाहर निकला तो सामने खड़ी गाड़ी में से इर्तिज़ा भी निकल आया। इर्तिज़ा की आंखें नाराज़गी और कैप्की की वजह से बदलकर ज़रा फिरी हुई थी। उसका यूं मुंह बसोरना देख शाम को बचपन याद आया तो एक खूबसूरत सी मुस्कान ने शाम को लबों को छू लिया। सिया जॉगर्स पहने कदम मजबूती से ज़मीन पर रखते वो आगे बढ़कर इर्तिज़ा के रूबरू खड़ा हो गया था, जो हूबहू उसके कद बराबर था। मुसलसल जिम करने की वजह से दोनों ही बॉडी बिल्डर थे, लेकिन शाम इर्तिज़ा से ज़्यादा चौड़ा और खूबसूरत नन्हा-कुश वाला लड़का था। इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी भी कातिल थी। कोई एक बार उसे देखता तो दोबारा देखने की कोशिश ज़रूर करता। आइंदा के बाद मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की हिम्मत भी की तो याद रखना। इर्तिज़ा गुस्से से शहादत की उंगली उठाता उसे धमकी दे रहा था, जिसका उस पर उतनी बराबर असर नहीं हुआ। अभी भी उसके चेहरे पर सुकून सा छाया हुआ था। इर्तिज़ा को शाम का ये कूल एटीट्यूड सख्त ज़हर लग रहा था, हालांकि वो खुद उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। वरना क्या कर लोगे मिस्टर आग बगोला? उसने दोनों हाथ सीने पर बांधे और बाहों उचका के उससे मुखातिब हुआ। जो गुस्से से आग बगोला होता अपनी सिया आंखें उसकी गहरी कतई आंखों में डालता उसे घूर रहा था। उसके चेहरे का सुकून और होठों पर पहली मुस्कुराहट देख इर्तिज़ा का दिल किया कि उसको सर फाड़ दे। मुझसे फ्री होने की ज़रूरत नहीं, मैं फालतू लोगों को फ्री नहीं करता। इर्तिज़ा ने उसे गोली से नवाजा और शर्ट के कॉलर झाड़ता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जब शाम की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसके कदम वहीं थम गए। फ्री होने का कौन कह रहा है? एक बार यार के गले तो लग जा, इतने सालों बाद तो हम मिल रहे हैं। उसके कानों से शाम की आवाज़ टकराई तो होठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट उभरी, लेकिन वो मुस्कुरा के सारा खेल खराब नहीं करना चाहता था। इसने फिर से चेहरे के ताउसात बिगाड़े मोड़ा और उससे मुखातिब हुआ। तुझ जैसे को मैं गले नहीं लगाना चाहता, जो 20 साल में ही अपने दोस्त और उसकी दोस्ती को भूल गया हो। मुझे देख, तेरी जगह आज तक किसी को नहीं दे पाया, और तूने साले मुझे याद भी नहीं किया, बेवफा दोगले। इर्तिज़ा ने गुस्से का मुजाहरा करते हुए ज़ोरदार लात अपनी गाड़ी पर मारी थी, जिसे देख शाम के लबों की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। उसकी चमकती आंखें बूझ गई थीं, जबकि चेहरे के तासुरात एकदम सपाट थे। अब तूने बुरा समझ ही लिया है तो मुझे भी कोई सफाई नहीं देनी, शाम ने सर्द लहजे में कहते एक नज़र थोड़े आगे खड़े अल्तमश पर डाली और गाड़ी की तरफ जाने लगा। सोनोए, इतनी जल्दी हार मान गया? अभी तो तुझे पूरी ज़िंदगी मेरे ये नखरे बर्दाश्त करने हैं। इर्तिज़ा की शरारती आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो सरहद से मुड़ा था। सामने इर्तिज़ा दोनों हाथ खोले खड़ा उसे देख मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था। उसने पल भी नहीं लगाया था और तेज़ी से आगे बढ़कर इर्तिज़ा के गले लग गया। सॉरी यार, लेकिन तूने मुझे इतना तंग किया तो मेरा भी हक बनता है तुझे तंग करूं। शाम को गले से लगाया उसने शाम की पीठ को थपका और अपनी जिगरी यार को अपने पास महसूस करके उसकी आंखें भीग गईं। इन दोनों को गले लगा देख अल्तमश भी आगे बढ़कर उन दोनों के गले लग गया था। तो कैसी लगी आप लोग का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का एपिसोड अच्छी लगी होगी। आज गला थोड़ा ख़राब था, इसलिए आवाज़ भी ख़राब थी। आप लोग को रीडिंग में अगर कुछ मसला हो तो आप वॉल्यूम कम करके खुद रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कर दिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।